हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2026 की वंडरफुल ट्रिकी और हॉट प्रॉब्लम का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं कि एबीसीडी बताकर आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बहुत ही डेप्थ में जाऊंगा, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत ही डीप ड्राइविंग करने वाले हैं। मैं हर तरह से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करा के और उसमें जितने एक्सटेंशन हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। मल्टी जो डायमेंशंस हैं जिस पे क्वेश्चन को और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा सकता था, उस पे भी बात करेंगे। साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि जो इस बार पेपर सेटर का माइंडसेट है वो क्या है, और जिस तरह से ईयर बाय ईयर जे एडवांस के पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है ना, टफनेस लेवल की ऊंचाइयों को छू रहा है ये पेपर। तो पेपर सेटर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की ऑथर्स की बुक पढ़कर हमें इस एग्जाम के लिए बैठना चाहिए। और आज की डेट में क्या जेई के लिए एनसीईआरटी एक रेवेलेंट बुक है। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सोर्सेस की भी बात करेंगे कि किस तरह के सोर्सेस, किस तरह के कंटेंट को हमें पढ़कर जाना चाहिए। बिकॉज केमिस्ट्री एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जे एस्पिरेंट के लिए, और बोलते भी हैं कि केमिस्ट्री इज अ रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। और ये वीडियो बहुत ही कंटेंट रिच और इंफॉर्मेशन रिच होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आपका टारगेट जे एडवांस में अंडर 500 या फिर अंडर 1000 रैंक का है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर 1 का, आज मैं करूंगा डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी प्यारा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। और इसमें एक नए रीजेंट को इंट्रोड्यूस किया है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड वैसे तो उन बच्चों के लिए नया हो सकता है जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बाकी टीचर्स के लिए तो पुराना ही है। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बेटा एक इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है। बोला गया है LiBS4 reduces an ester group to the corresponding alcohol and does not reduces a carboxylic acid group। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पेपर सेटर ने इंट्रोड्यूस किया है, ये मानते हुए कि मे बी ये इंफॉर्मेशन रेयर इंफॉर्मेशन है, हो सकता है बच्चों को ये ना पता हो। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ये इन्फॉर्म कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छा आइडिया भी रहा होगा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन एग्जाम में दे दी गई है। लिथियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर रहा है। और ये मानते हुए आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बार रिडक्शन कराया लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ P बनाया है, और एक बार बोरेन के साथ करा के रिड्यूस करके Q बनाया। तो देखते हैं क्या बनता है। आइए क्वेश्चन को समझिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है, समझिए। लिथियम बोरोहाइड्राइड जैसा कि बोला गया है ईस्टर को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं रिड्यूस करेगा। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो एक 4 मेंबर रिंग है, और इसके इस कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप वेज बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे स्टीरियो इसकी फिक्स है बेटा। ये कार्बन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये कार्बन बेटा कायरल कार्बन है, और ये विज बॉन्ड से अटैच्ड है, एबव द प्लेन लाई कर रहा है। तो इसकी स्टीरियो क्या हो गई बेटा, इसकी स्टीरियो फिक्स्ड हो गई, इसकी स्टीरियो लॉक्ड हो गई, है ना। और ये रिड्यूस करेगा ईस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो बनाते हैं प्रोडक्ट, ये ईस्टर को रिड्यूस कर रहा है किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर रहा है। ओके। फिर ये जो सेकेंड पार्ट में H+ आयन है, इस पे क्या है, ये क्या करेगा। तो जिस 17 मई को ये एग्जाम हुआ था, और उस रात में ये इस पर महाभारत छिड़ी हुई थी, है ना। इंटरनेट की दुनिया में कोई कह रहा था नहीं ये एसिडिक वर्कअप है, और कोई कह रहा था कि H+ आयन स्ट्रीफिकेशन के लिए दिया रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल प्राइमरी अल्कोहल ये दोनों प्रेजेंट है, दोनों के बीच की वांडरवल डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये H+ आयन यहाँ पर कैसा रोल प्ले करेगा,
क्या एसिडिक वर्कअप के लिए दिया गया है या फिर एस्टरिफिकेशन के लिए? तो पहला इंफॉर्मेशन ये कि दिस इज नॉट एसिडिक वर्कअप। ये एसिडिक वर्कअप बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं एसिडिक वर्कअप? क्योंकि बेटा एसिडिक वर्कअप के लिए बहुत कंसंट्रेटेड एसिड नहीं लिया आता है, वो तो डाइल्यूट एसिड से ही हो जाता है, या वाटर ऐड कर देते हैं, या मान लेते हैं कि वाटर तो सॉल्वेंट है ही, तो वहां पर एसिडिक वर्कअप हो जाता है। अलग से 0.2 करके एक H प्लस आयन को शो करने का मतलब यहां पे एक डिफरेंट रिएक्शन होने आ रही है, और वो है एस्टरिफिकेशन, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वाटर निकाल दे रहा हूं, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, इसको आप बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, इससे यहां पर एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। लुक एट दिस डायग्राम, इस तरह से। तो ये एसिडिक वर्कअप नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। दिस इज यूज्ड फॉर एस्टरिफिकेशन। H प्लस आयन एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में एस्टरिफिकेशन होगा। अब आते हैं कि ये बोरेन क्या करेगा। बोरेन के साथ सॉल्वेंट THF लिया जाता है, अल्दो दिया नहीं हुआ है, मान लेते हैं हम लोग। अब इसका क्या फंक्शन है सर, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अरे बेटा सब कुछ बता ही देगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो डाइबोरेन या बोरेन के बारे में बोलते हैं, ये भी एक एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत फास्ट रेट से रिड्यूस करता है, बट ये ईस्टर और एमाइड को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ ईस्टर सेफ रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल में। तो देखते हैं बनाते हैं क्या बनता है। सेम वही 4 मेंबर रिंग, इस कार्बन पे मेथिल की स्टीरियो लॉक्ड है, और ये आपका डैश बॉन्ड से जो अटैच्ड है एल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेज बॉन्ड से अटैच्ड है आपका ईस्टर। ईस्टर यहाँ पर सेफ है, ईस्टर का कुछ नहीं होगा। अच्छा सर इसमें भी H प्लस आयन दिया है, तो भी सर ये एसिडिक वर्क, नो नो एसिडिक वर्कअप नहीं है। और यहां पर ये कराएगा ट्रांस ईस्टरिफिकेशन, है ना, ये ट्रांस ईस्टरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। ये ईस्टर बेटा पहले प्रोटनेट होगा, ठीक है, मैकेनिज्म पे गौर कीजिए, और एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके पाई बॉन्ड मूव करा देगा खड़ाक, और ये फिर वापस आएगा और इसको निकाल देगा, सिंपल SN2TH मैकेनिज्म आप बोल सकते हो SN2TH। और यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, फिर भी मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो कि ये ट्रांस ईस्टरिफिकेशन हुआ है। ये क्या हुआ है? ट्रांस ईस्टरिफिकेशन। और यहाँ पर भी एक आपको 6 मेंबर रिंग बनती हुई नजर आएगी। देखिए डायग्राम को गौर करना है आपको। यहाँ पर कार्बन है और ये बन गया बेटा, तो यहाँ भी एक 6 मेंबर रिंग ही बन रही है। लाइक दिस, ये बन गया P, ये बन गया आपका Q। अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए इस कार्बन का स्टीरियो फिक्स्ड है ना, मतलब यहाँ भी ये यहाँ पे 2 काइरल कार्बन थे और यहाँ भी 2 काइरल कार्बन है। अगेन LiBS4 क्या करेगा? सेम वही फंक्शन, ईस्टर को रिड्यूस करेगा, अल्कोहल को नहीं। और फिर एसिडिक वर्कअप नहीं है बेटा, ये एस्टरिफिकेशन है, तो सिंपल इसमें भी ईस्टर की रिंग बन जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे मेथिल की पोजीशन चेंज है, मेथिल यहाँ पे इस पोजीशन पे कनेक्टेड है, ये है मेथिल, और डैश बॉन्ड, ये वेज बॉन्ड, वाटर निकलेगा, और ऐसा एक 6 मेंबर साइक्लिक ईस्टर बनेगा। अगेन बोरेन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, और इधर बनेगा आपका S। तो ये 4 मेंबर रिंग में मेथिल की स्टीरियो लॉक्ड है, और डैश बॉन्ड, वेज बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप,
और ये 6 मेंबर ईस्टर बन गया। 6 मेंबर ईस्टर को हम लोग लैक्टोन भी कह सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, पी बन गया, क्यू बन गया, आर बन गया, एस बन गया। अब आते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल, पी और क्यू आइडेंटिकल है और एस आर एन एस डाइस्टीरियोमर्स है। तो देखते हैं क्या ये बात सही है। पी एंड क्यू, पी ये है, क्यू ये है, क्या दोनों आइडेंटिकल है? तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक काइरल कार्बन था जिसके अबाउट मेथिल विज पे था, मींस स्टीरियो फिक्स थी। अगर मान लेते हैं इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आर है तो प्रोडक्ट में भी इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर ही रहेगा, है ना। मैंने एज्यूम किया है, ऐसा नहीं कि आर ही होगा, एस भी हो सकता है, ये बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो आर आर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर है तो यहाँ पे तो वो आर ही दिख रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर गौर कीजिए कि इस काइरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, ये पूरा इन्वर्ट हो गया, ये पलटी मार दिया भाई साहब। तो ये इन्वर्ट हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस। इट मीन्स जो पी है और जो क्यू है इसमें एक काइरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बेटा सेम है, लेकिन नीचे वाले कार्बन काइरल कार्बन अबाउट कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया है। मींस ना तो ये पूरी तरह से क्या है, मिरर इमेज, और ना ही पूरी तरह से आइडेंटिकल है। ऐसे दो स्ट्रक्चर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर, और इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। तो हम लोग बोल सकते हैं पी एंड क्यू आर ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। देखिए बेटा यहां पे समझने वाली बात है, पीओ क्यू क्या है, एक दूसरे के ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर है, और यहां पे क्या बोला गया है, पीओ क्यू आइडेंटिकल है। नो नो नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही ये वाला भी ऑप्शन हटा दीजिए, डी भी गया, ए भी गया, 50-50 हो गया। अब पी एन क्यू है डाइस्टीरियोमर, दोनों में लिखा है, आर एस को भी देखना पड़ेगा। तो आर और एस में अगर देखें तो आर और एस में इसमें बेटा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अगर आप एक तलवार सुलेमानी ले लें और बीच से इसको काट दे खचा, तो यहां पे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। क्या इसका मतलब, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये ऑप्टिकल डाइस्ट्रीमर तो नहीं बनाएंगे, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, इसमें मेथिल विज पे है और यहाँ पे देखिए जो ईस्टर वाला पार्ट है ना, कार्बोनिल वाला, वो डैश पे है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में कि मेथिल आपका वेज पे है, लेकिन ये ईस्टर वाला पार्ट भी वेज पे है। तो दोनों एक सेम साइड लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द प्लेन। तो ये इसको आप सिस बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं, या जेड या ई बोल सकते हैं। इट मींस आर एन एस आर ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर, आर एन एस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आंसर बीओडी में क्या, बीओसी में क्या होगा, पी एन क्यू आर डाइस्टीरियोमर, आर ना आइडियल तो बिल्कुल नहीं है, वो आपके ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर है। और सी ऑप्शन में आपसे वो कह रहा है पी एन क्यू आर डाइस्टीरियोमर एंड आर एन एस आर डाइस्टीरियोमर। बस यही आंसर सही है। वैसे और क्लियरिटी के साथ बोलना चाहिए था उसे, पी एन क्यू आर ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर एंड आर एन एस आर ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर। लेकिन ठीक है, जेई की माया है ना, जो लिखा है वो भी गलत तो नहीं कह सकते। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनल आंसर इसका बेटा बन गया सी। अब देखिए कितनी बारीकी के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इसके थोड़ा रिव्यू के बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि एक LiBS4 जो थोड़ा रेयरली आस्क्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। शायद ये पेपर सेट जब हो रहा होगा तो मल्टीपल टाइम रिव्यू में ये डिसाइड किया गया होगा कि ये इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, है ना, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। और ये सर कहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन सी बुक है? तो आपने क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बेहतरीन बुक है, उसमें एक टेबल में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है
इन रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शंस के बारे में, है ना, जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे फिलहाल LiBS4 और बोरेन के बारे में। LiBS4 के बारे में बोला गया है कि ये इमीन को बहुत आसानी से रिड्यूस करता है। इमीन को तो बेटा सभी रिड्यूस कर रहे हैं देखा जाए तो, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है और ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कर रहा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने है ना, इसमें लिखा हुआ ब्लैक है, ब्लैक मतलब है नॉट यूजुअली रिड्यूस, है ना, रेड मतलब रेड सिंबल मतलब हाईली फास्ट रेट से रिड्यूस करेगा, और ग्रीन मतलब रिड्यूस स्लोली। इसका मतलब ठीक है, ओके, LiBS4 इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नहीं रिड्यूस कर रहा है बेटा, एमाइड को भी नहीं कर रहा है। और डाइबोरेन या बोरेन जो है वो इमीन को रिड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड को कर रहा है, स्लो रेट से कर रहा है लेकिन कर रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे वो रिडक्शन हो जाता है, कीटोन का भी कर देता है। लेकिन एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड और इमाइड में देखिए रेड सिंबल दिए हुए, मतलब बहुत फास्ट रेट से रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फेमस बुक है कैरुथर्स, उसमें भी ये डिटेल में दिया हुआ है बोरेन के रिड्यूसिंग एक्शन के बारे में, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है 1 डिग्री अल्कोहल में। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इजीएस्ट, मतलब समझ रहे हैं, बहुत फास्ट रेट से रिड्यूस कर रहा है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में लेकर जानी चाहिए, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये आपकी जो क्लेडन बुक है उसके पेज नंबर 620 में एक सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिमिलर आइडिया कॉन्सेप्ट यहाँ पे चुराया गया है, सिमिलर आइडिया यहाँ से लिया गया है। देखिए काइरल कार्बन मेथिल H विच डैश पे, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ ईस्टर। एक बार रिडक्शन बोरेन के साथ कराया गया है, एल्कोहल को रिड्यूस, एसिड को एल्कोहल में रिड्यूस किया है, और ईस्टर के साथ उसने प्राइमरी अल्कोहल बनाया है LiBS। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको देखा जाए, है ना। तो देखिए समझिए, इस तरह की बुक आपको पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि जेई अब वो एनसीईआरटी भरोसे नहीं रह गया। खैर एडवांस तो एनसीईआरटी भरोसे वैसे भी नहीं रहा है ना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए अगर आप जेई जैसे एडवांस देने जा रहे हैं। और आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये डायरेक्ट कॉपीड है जेई गेट के पीवाईक्यू से, ये गेट के पीवाईक्यू से डायरेक्ट लिया गया। आप बोलोगे तो मैं ईयर के साथ क्वेश्चन भी एग्जैक्ट बता दूंगा, ये स्ट्रक्चर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस तरह के इंफॉर्मेशंस हमें अगर रहेंगी तो एग्जाम में हमें ये नहीं लगेगा कि बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। अगला क्वेश्चन ये भी ऑर्गेनिक का ही है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, आपसे टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है उस पर गौर कीजिए, आपका एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा और बीटा कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इन जनरल बीटा कीटो एसिड कहते हैं। तो ये आपको एक बीटा कीटो एसिड दिया हुआ है और इसको स्ट्रांगली हीट करने की बात हो रही है। तो ये तो सिंपल एक डीकार्बोक्सिलेशन का केस हो गया। when we heat beta keto acid, then it will give कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 निकलेगी। मैकेनिज्म आप पूछोगे तो होती इसमें NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और वाया 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू CO2 गैस रिलीज होती। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बस TS बनता है, 6 मेंबर साइक्लिक TS। और ये सभी टीचर्स पढ़ाते ही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, हर स्टडी मैटर मिल जाएगा आपको। 6 मेंबर साइक्लिक TS बहुत कॉमन है, तो इसमें मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। CO2 निकलेगा बेटा, और बेटा ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पे है, तो 1 मोल CO2 यहाँ से, 1 मोल CO2 यहाँ से, जिससे बन जाएगा आपका पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, सॉरी पेंटेन 3 ओन आपका बन गया। अच्छा इस पे आते हैं, ये सेकंड स्ट्रक्चर जो दिया है इसको भी हीट करने की बात हो रही है, तो चेक कर लेते हैं कहीं ये भी तो बीटा कीटो एसिड नहीं है।
तो इसकी अल्फा और बीटा, ओ बीटा पे तो कीटो नहीं है, इसकी गामा पोजीशन, ये गामा पोजीशन पे कीटो है। तो क्या गामा कीटो एसिड को हीट करने पे CO2 निकलता है? ना ना ना, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है बीटा कीटो एसिड, उसी में 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन पाती है। तो इसमें क्या होगा सर, ये आपका एक विक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगल बगल कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हीट करने पे आपका डिहाइड्रेशन करेंगे, एनहाइड्राइड बनेगा। अच्छा सर, ये यहाँ पे वेज क्या दिखाया है, थोड़ा इस पे गौर कीजिए। यहाँ पे उसने थोड़ा स्टीरियो को भी टच किया, देखिए ये दोनों वेज पे शो किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो डैश पोजीशन पे होंगे, है ना बेटा। ये जो हाइड्रोजन यहाँ हाइड है, जो छुपे रुस्तम है, वो डैश पे होंगे। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये पेरीप्लेनर है, और सेम प्लेन पे लाई करने की वजह से इनके बीच में कोलिजन्स भी हो रहे होंगे। इसकी वजह से CO2 तो नहीं निकलेगा, सॉरी, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C++O OH, सीधे वाटर निकाल देते हैं, और यहाँ पे आपका बन जाएगा एक साइक्लिक एनहाइड्राइड। देखिए जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है ना। और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सिन टाइप के हैं, दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन इजीली हो पा रहा है। ये तो चलो प्रोडक्ट बन गए, है ना। अब इसमें आते हैं, पूछा क्या गया है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, यही तो क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। वो आपसे पूछ रहा है कार्बोनिल ग्रुप बताइए, C++O कितने हैं, है ना। और ये क्वेश्चन भी कई सारे टीचर जब इसको डिस्कस कर रहे थे, जिस दिन ये पेपर आया था, तो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी सी क्रिएट कर दी थी। वैसे आल्सो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स का कहना था कि आंसर इसका 2 है, और कुछ का कहना था आंसर 4 है। इसका क्या कहना तो मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन फाइनली देखते हैं कि आंसर क्या था, है ना। वो क्या जेई ने क्या आंसर दिया, मेरा हमें मतलब है कि जेई ने इसको क्या आंसर कंसिडर किया। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप, टीचर्स यहाँ कंफ्यूज यहाँ पे इस बात पे हो रहे थे। उनका कहना था कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे एक कीटोन का ये कार्बोनिल, एक ये, इस हिसाब से आंसर इसका 2 होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग सारे ही काउंट कर रहे थे, उस हिसाब से 4। अब बच्चों को भी हो सकता है कंफ्यूजन हुई हो, तो आंसर 2 दिया जाए कि 4 दिया जाए, यहां पर क्या आंसर देना चाहिए। तो देखिए सिंपल है, यहां पे आप कितना डीप स्टडी करे हैं इस पे डिपेंड करता है। IUPAC के गोल्ड बुक आती है, आपको पता है उसमें एनहाइड्राइड की डिफिनेशन क्या बोली उन्होंने, बोला एनहाइड्राइड इज अ फंक्शनल ग्रुप इन विच two carbonyl group are directly bonded with common oxygen atom। उनके अकॉर्डिंग एनहाइड्राइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप एक ऑक्सीजन से क्या है, कॉमन डायरेक्टली बॉन्डेड है। अच्छा, तो सर क्या इनको कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। बोलते हैं कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिडमाइड, एसिड हैलाइड, उनके C++O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। हाँ, अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड वर्ड यूज करते तो कार्बोनिल कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही बोला जाता है, उसमें एसिड डेरिवेटिव कंसिडर नहीं होते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप, अच्छा जेई की खास बात है कि वो चीजों को बहुत क्लियर कट आपके सामने पेश करता है, जिससे कंट्रोवर्सी ना ही क्रिएट हो, वो चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे उसने ब्रैकेट में C++O शो भी किया है, कि आप सीधे आंख बंद करके C++O ग्रुप गिन लो, है ना, वही आंसर है 1 2 3 4 4। तो जेई ने अपनी आंसर की में जब आंसर की रिलीज करी तो उसमें आंसर 4 दिया, है ना। और रेफरेंस के तौर पे जो मैंने बोला है इसको भी आप देख लीजिए, अलग अलग ऑथर्स ने कैसे डिफाइन किया कार्बोनिल ग्रुप को। IUPAC की गोल्ड बुक क्या कहती है, ए कार्बोनिल ग्रुप इज द डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ए कार्बन एटम doubly bonded to an oxygen atom।
देखिए समझिए, मैकमरी, ये भी बहुत फेमस पॉपुलर बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये क्या कहती है, ए कार्बोनिक ग्रुप इज ए फंक्शनल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ ए कंपाउंड एटम कनेक्टेड टू ए ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड। क्लेडन, अरे खतरनाक बुक है ये क्या कह रही है, कार्बोनिक ग्रुप, ए कार्बोनिक ग्रुप इज ए पोलराइज्ड सीओ बॉन्ड। देखिए काफी और बेटर डेफिनेशन दी है, पोलराइज्ड सीओ बॉन्ड इन विच कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। मॉरिसन बॉयड, ये जितनी डिफरेंट बुक है ना, ये बहुत फेमस बुक है, और ये सब एक ही डिफिनेशन दे रही कार्बोनिल ग्रुप की, है ना। ये बात हो रही कार्बोनिक ग्रुप की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन विद सोडामाइड 2 इक्विवेलेंट फॉलोड बाय रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ ट्रांस दिस एंड दिस गिव X as the major product, the maximum number of carbon atom that are collinear। क्या बना के देखते हैं। देखिए शुरुआत करी है उसने एक एल्काइन से, जिसका IUPAC नेम दिया है ब्यूटा 1,3 डाइयाइन। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन और 2 एल्काइन टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन कराई सोडामाइड। ओ हो, सोडामाइड बहुत तगड़ा बेस है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कोहलिक केवल जानते हो ना, उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या करेगा वो, एल्काइन के इन एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करा के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। और देखिए साफ साफ देखो, जे एडवांस की खूबसूरती यही है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने नहीं देती है। 2 इक्विवेलेंट साफ साफ लिख दिया है ना। आपको 2 मोल लेके ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन भी हटाना है और ये वाला दोनों हटा देने हैं, तो यहाँ पे कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो ये बना दिया सोडियम सॉल्ट, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसकी रिएक्शन कराई है एक्सेस ऑफ ट्रांस। ओके, तो इसकी रिएक्शन उसने करा दी है ट्रांस। एक एल्कीन ली है जिसमें डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे और एक्सेस में लिया है तो बेटा 2 मोल यहाँ पे लेने होंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरेट है। ओके, क्या होगा, अरे सिंपल, सुंदर सस्ती और टिकाऊ रिएक्शन। SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल खड़ा, इस कार्बन पे 1 डिग्री कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, लीविंग ग्रुप है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देगा वाया SN2 मैग्नीज। यहाँ भी ये खड़ा अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा है और चलता जा रहा है। देखते हैं क्या बन रहा है। ये वाला कार्बन है, ओके। और हाँ ट्रांस है, थोड़ा सा बेटा स्टीरियो का ध्यान दीजिएगा। और स्टीरियो, जेई को स्टीरियो बहुत पसंद है। अगर जेई स्टीरियो नहीं पूछेगा, एडवांस में स्टीरियो नहीं पूछे आएगी, तो क्या मेंस में पूछे आएगी। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है और इसी को एक्स बोल रहा है। अच्छा, पूछा क्या इसमें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर कोलिनियर। कोलिनियर के आगे इन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल क्लियर किया है कि वो कार्बन एटम जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं उनका नंबर बताना है। तो गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो ये आपका हो गया। ये हैंग क्यों कर रहा है हमारा बोर्ड। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, करेक्ट आंसर इज 6 कार्बन एटम ऐसे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन मैनर में लाई कर रहे हैं, या एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, आप कह रहे थे वंडरफुल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ट्रिकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन टफ लगते हैं। इसमें एक वेरिएशन की बात मैं करूंगा कि अगर ये ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। अगर इस ट्रांस एल्कीन की जगह सिस एल्कीन ले लेता तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता। देखते हैं क्या होता।
हम लोग इस पे थोड़ा वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो क्या होता आंसर। तो देखिए, अगर यहाँ पे सिस एल्कीन बेटा ली जाती तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनता। और अगर हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं, इफ सिस एल्कीन इज टेकन, यदि सिस एल्कीन ली जाएगा उस केस में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब कोलिनियर एटम कितने होंगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल वाले जो मेथिल ग्रुप है ना बेटा, ये वाला मेथिल का कार्बन और ये वाला कार्बन भी उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब 6 कार्बन तो थे ही और 2 और ऐड कर लो तो इस केस में आंसर आपका क्या हो जाता, 8। आप कहते कि सर या सर क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आए, क्यों माने हम आपकी बात, हमें तो नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो देख रहे हैं कि ये कार्बन आपका कैसा हुआ sp2, ये भी sp2, ये बॉन्ड एंगल सभी कितने 120 और फिर से ये 120, तो अगेन वो उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाएगा। और बॉन्ड लेंथ भी देखा जाए तो ये बॉन्ड लेंथ बराबर है, यह डबल बॉन्ड है, तो एग्जैक्ट ये लीनियर 8 कार्बन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन और हो सकता था, अगर वो हमसे ये पूछता कि कितने कार्बन एटम एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये ना पूछ के कितने, हाउ मेनी कार्बन एटम आर लाइन सेम प्लेन, को प्लेनर एटम पूछता है ना। अगर अगर ये पूछा जाता, क्वेश्चन ये होता हाउ मेनी एटम्स लाई इन सेम प्लेन, तो ये क्वेश्चन और जबरदस्त हो जाता। अब क्वेश्चन की ब्यूटी और बढ़ जाती। तो सेम प्लेन पर लाई करने वाले एटम कितने होते, क्या बताइए सर। तो देखिए ये सारा, इस तरह के वेरिएशंस को भी हम लोग अगर देख लें तो आने वाली ईयर्स में जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें थोड़ा आपको क्लैरिटी रहेगी, अब है ना। तो देखिए ये कार्बन आपके तो लीनियर थे ही, लीनियर कार्बन तो प्लेनर होते ही हैं। अब ये कार्बन sp2 sp3 हाइब्रिडाइज है, आपको पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज एटम के सारे एटम सेम प्लेन पे नहीं लाई करते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम, एक यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड और ऐड कर दिए तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, है ना, में आंसर के वेरिएशन के चांस नहीं रहेंगे। तो ये कार्बन आपका sp3 है, मैंने हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन को वे जो डैश मान लिया, और ये इसके साथ अगला कार्बन ये फिर बेटा सेम प्लेन पे होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के 2 बॉन्ड तो प्लेन पर ही होते हैं ना बेटा, और ये कार्बन फिर डबली बॉन्डेड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है सेम प्लेन पे, और ये कार्बन फिर sp3 है बेटा। तो इसमें कोई एक हाइड्रोजन तो मान सकते हैं प्लेन पे होगा, बाकी एक वे जो डैश से अटैच्ड होगा, ये सिचुएशन है। और सेम कहानी यहाँ भी रिपीट करेगी। सिस मानो या ट्रांस मानो, इस केस में आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिस एल्कीन ले लिया, आप ट्रांस भी ले लेंगे तो भी। तो इसमें कितने एटम सेम प्लेन पे, अगर ये काउंट करें तो एक तरफ से काउंट करते हैं 1, जो जो एटम सेम प्लेन पे उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ओ हो, तब आंसर हो जाता आपका 18, है ना। 6 एटम तो ये लीनियर वाले तो थे ही, आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 एटम मैक्सिमम 18 एटम ऐसे होंगे जो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा बेसिक जीओसी की हेल्प से हम लोग आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारे स्क्रीन में अगला क्वेश्चन। ओ हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है
और इनऑर्गेनिक में भी पी ब्लॉक से पूछा गया। पी ब्लॉक की रिएक्शन वाला पार्ट मेंस से तो डिलीट कर दी गई है, लेकिन इसकी आत्मा अभी जिंदा है। एडवांस के पेपर में आती है रिएक्शन, तो रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत इजी है, एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी वालों जाग जाओ, है ना। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा तो कम से कम ये क्वेश्चन तो करके आया ही होगा, है ना। ये मानते हुए शायद जेई ने क्वेश्चन दे दिया। MnO2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HCl से, है ना। HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और ये बेटा क्लोराइड Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन में। और यहाँ पे X के बारे में बोला भी गया है कि एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस बन रही है। ग्रीनिश येलो कलर की गैस कोई और तो होती नहीं, क्लोरीन ही है, साफ साफ हिंट यहाँ पर छुपी हुई है। फिर वही X, है ना, मतलब क्लोरीन गैस को एक्सेस में लिया जा रहा है और वाई से रिएक्ट कराया जा रहा है। अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ दो सिचुएशन में होती है। एक बार अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो रिडॉक्स होती है, उसमें नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में तो सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे एल्केन मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन कराते हैं CCl4 बनता है, ऐसे यहाँ पर बनेगा NCl3, और ये रिडॉक्स नहीं है ना। और ये एक येलो कलर का ऑयली कंपाउंड होता है, येलो ऑयली लिक्विड। आल्दो उसका कलर वाला नहीं पूछा है ना, और लेकिन ये इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको रहनी चाहिए। और नाइट्रोजन के सभी ट्राईहेलाइड अच्छे एक्सप्लोजिव होते हैं, NCl3, NBr3, Ni3, जैसे से हेलोजन का साइज बढ़ता है उनका एक्सप्लोजिव नेचर भी थोड़ा वायलेंट होते जाते हैं वो, है ना, प्रेशर एक्सप्लोजिव है ये। फिर आपका जो X है, X आपका बेटा वही है क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन फर्दर किससे का आएगा, फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन एक्सेस में लिया गया है, तो यहाँ के क्या बनेगा, तो इधर बनेगा ClF3, एक इंटर हेलोजन कंपाउंड, बेंट टी शेप का एक इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेगा ClF3। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। X इज यूज फॉर द स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। X क्या था, X तो क्लोरीन था, और क्लोरीन आपको पता है एक बैक्टीरिसाइडल या फिर जर्मिसाइडल गैस है, जो वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती है, और इसलिए इसको वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है ना। स्विमिंग पूल के वाटर को भी स्टरलाइज करने के लिए क्लोरीन गैस यूज किया जाता है। वैसे तो आजकल ओजोन गैस भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन की हैंडलिंग थोड़ा इजी होती है ना, तो क्लोरीन बहुत पॉपुलर है। और एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट यूजेस में दिया हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। वाई, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, वाई एज ए प्लेन स्ट्रक्चर। अच्छा वाई क्या था, ओहो NCl3 था, NCl3, अरे ये प्लेनर कैसे हो गया, NCl3 तो प्लेनर नहीं हो सकता, इस पे हाइब्रिडेशन आप निकालोगे sp3 आएगा और एक लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, sp3 along with वन लोन पेयर, तो शेप कैसा हो गया, पिरामिडल। और पिरामिडल शेप कभी प्लेनर नहीं होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड की तरह बनेगा, तो ये प्लेनर नहीं होगा, नॉट प्लेनर, तो ये तो रॉन्ग है, गलत है ना। तो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, हटाओ इसको। सी पे आते हैं। जेड इज यूज्ड इन द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। जेड आपका एक इंटर हेलोजन कंपाउंड था ClF3, और कह रहा है इसको यूज कर रहे हैं यूरेनियम के इस 235 आइसोटोप के इनरिचमेंट में। इनरिचमेंट क्या होता है सर, मुझे तो इनरिचमेंट ही नहीं पता है। तो देखो समझिए, वैसे तो बेटा पहले फ्लोरीन को यूज किया जाता था इनरिचमेंट में, यूरेनियम की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराते, तो फ्लोरीन एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राक्षसी प्रकृति की गैस है, ताबड़तोड़ ऑक्सीडेशन करके UF6 बनाती थी, लेकिन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन वायलेंटली होती है ना, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। और एक फ्लोरीन को ऑक्सीडेटिव नेचर को थोड़ा सा कम किया जाता है ClF3 में। ClF3 इज आल्सो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जितनी भयानक फ्लोरीन है उतनी भयानक ये नहीं है, जितनी है ना भयानक फ्लोरीन है उतनी भयानक नहीं है, आप समझ रहे हैं, मतलब ये सेफली ऑक्सीडेशन करेगा। और क्या बना देगा, UF6, यूरेनियम का हेक्साफ्लोराइड, ये हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर का एक कंपाउंड है, जो कि रूम टेम्परेचर लिक्विड, ये गैस फेस में एग्जिस्ट करता है, और इसके बार बार इफ्यूजन और डिफ्यूजन करा करा के बार बार इसका इनरिचमेंट किया जाता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर सही है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है बेटा ये तो। और वाई इज ए स्ट्रॉन्गर लुइस बेस देन अमोनिया। वाई क्या था? अच्छा वाई था NCl3। तो NCl3 क्या अमोनिया से स्ट्रॉन्गर लुइस बेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उल्टा अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है। रीजन क्योंकि 3 क्लोरीन का यहाँ पर कलेक्टिव -I इफेक्ट लग रहा है, -I के साथ -M भी तो लग रहा है ना, और जिससे वो लोन पेयर डेंसिटी बहुत कम कर देगा। अमोनिया में कम से कम इस तरह से खींचू टाइप के ग्रुप तो नहीं बैठे हुए ना, जितनी लोन पेयर डेंसिटी नॉर्मली नेचुरली जितनी होनी चाहिए उतनी ही तो है। तो ज्यादा अच्छा बेस कौन हो गया? अमोनिया। नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर बन गया आपका A एंड C। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में ये आया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। और पूरे पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट NCERT से लिया गया है ना। तो क्या सर हमें NCERT पढ़ के जानी चाहिए? अरे भैया, एक ही क्वेश्चन आया NCERT का, है ना, ऐसा थोड़ी पूरा पेपर थोड़ी ना NCERT से आया। तो NCERT के भरोसे जे एडवांस नहीं निकला करते, ठीक है। पेज नंबर 202 में देखिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ClF3 and BrF3 are used for the production of UF6 in the enrichment of uranium 235। एग्जैक्ट वही लाइन यहाँ पे ले ली गई है। आपका ये रिएक्शन भी देखिए पी ब्लॉक में क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी दी हुई है, MnO2 प्लस HCl MnCl2Cl2 प्लस वाटर, पेज नंबर 197। और यहाँ पर उसने हाँ बताया है क्लोरीन के यूजेस बताए हैं। उसमें एक यूज है कि क्लोरीन गैस को यूज करते हैं स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के स्टरलाइजेशन के लिए। और ये सभी रिएक्शन NCERT में एक तरफ से दी हुई है ना। तो क्या सर NCERT इनऑर्गेनिक में पढ़नी चाहिए? तो इनऑर्गेनिक में तो NCERT देख लेनी चाहिए, क्योंकि जे एडवांस के जो इस समय लास्ट 2 और 3 ईयर के पेपर हैं उसमें इनऑर्गेनिक बहुत टफ नहीं पूछ रहे हैं, वो NCERT लेवल का ही पूछ रहे हैं या थोड़ा सा उससे प्लस पूछ रहे हैं। तो NCERT मेंस के लिए तो आप पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में आपके लिए खासकर P ब्लॉक, D ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस तरह के चैप्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में NCERT भरोसे बिल्कुल नहीं रहिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्या है क्वेश्चन? एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट दिया गया है और रिएक्शन कराई गई कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो यहाँ पे रेडिकल्स बनेंगे बेटा, ठीक है ना। और रेडिकल यहाँ पर फ्री रेडिकल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो मैं सीधे उसके 3 कार्बन का एक बना देता हूँ फ्री रेडिकल, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक रेडिकल और बनेगा और रेडिकल आपस में डाइमराइज होंगे, है ना, और बना देंगे नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन। तो पहला जो रीजेंट है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की खूबी है कि बहुत ही भव्य दिखते हैं, बहुत ही दिव्य दिखते हैं। देख रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, और सीरीज रिएक्शन पे बेस्ड है, रीजन डिफरेंट रीजन के फंक्शंस पे बेस्ड है। तो पहला रीजेंट आपका बना दिया नॉर्मल हेक्सेन। अगला रीजेंट यूज किया है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर 500 और प्रेशर लिया गया 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है इट इज यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन। 6 मेंबर के नॉर्मल एल्केन को वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन, एरोमेटाइजेशन हो गया, बेंजीन बन गया। ओहो, तो ये अच्छा, इसमें अभी तक प्रीवियस ईयर पिछले 20-30 साल के जो हिस्ट्री है उसमें एरोमेटाइजेशन में जेई की पसंदीदा रीजन था क्रोमिक एनाड्राइड, है ना। क्रोमिक एनाड्राइड ज्यादातर यूज करते थे, या Fe2O3 यूज करते थे। V2O5 फर्स्ट टाइम यूज किया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड यूज किए आते हैं, वेनेडियम, आयरन, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो बेंजीन है ये फर्दर आपका बेंजोइक एनाड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट है एनाइड्रस AlCl3। इससे आपको हिंट मिल गई होगी, फेमस रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा?
तो पहले तो ये ईस्टर का जो लोन पेयर है ये एल्युमिनियम को कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ प्लस का चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल मौके पे चौका मार के, है ना, ये रिंग यहाँ से खुल जाएगी। सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप बोल सकते हैं, है ना। मैकेनिज्म सर बताओ, मैकेनिज्म होगी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है, आप इस तरह की मैकेनिज्म करते आए हैं, है ना, और इस तरह की मैकेनिज्म से आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो ये मैंने बना दिया आपका, ये बन गया आर, ठीक है, ये आर बन गया आपका। अब आते हैं, अगला रीजेंट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को वो Cl से रिप्लेस कर देगा SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी कंट्रोवर्सी सी दिख रही है मुझे, क्योंकि इसमें भी इंटरनेट की दुनिया में अलग अलग मतलब कि ज्ञानी लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कीटोन भी रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, यहाँ भी जिम डाइक्लोराइड बना दे रहा है, लास्ट प्रोडक्ट मैच करा दे रहा है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ये कार्बोनिल ग्रुप आल्दो बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन PCl5 से रिएक्ट करते हैं और जिम डाइलाइड बनाते हैं, बट ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कभी नहीं होती है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूअस हीटिंग, 10 से 15 मिनट लगातार हीट करना पड़ता है, तब जाकर जिम डाइक्लोराइड बनते हैं। और यहाँ पर कोई हीटिंग सिंबल नहीं है। पहला पॉइंट, लॉजिक को समझिए, ऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। दूसरा, आप कहोगे सर कई जगह हीटिंग नहीं दी जाती है लेकिन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, आपकी इस बात से भी सहमत हूं। दूसरा लॉजिक, ये कार्बोनिक ग्रुप स्टेरिकली क्राउडेड है ना, दो बेंजीनिंग से। और तीसरा सबसे मेजर पॉइंट कि दोनों बेंजीन का प्लस M इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है इस कार्बोनिल पे, जिससे इसका जो डेल्टा प्लस है बेटा बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, इस पे रिएक्शन मत ही कराइए तो बेटर रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब केवल कौन रिएक्ट करेगा, केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड Cl। कीटोन बेटा जिंदा रहेगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। अच्छा, सेकंड में क्या है, H2PD बेरियम सल्फेट, ये आपका रोजन मुंड रिडक्शन है, मुंड मुंड रोजन मुंड। ये क्या करेगा, ये एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, पार्शियल रिडक्शन होता है, बहुत सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। रोजन मुंड रिडक्शन ये आपको एल्काइन को रिड्यूस करता है सिस एल्कीन में, और एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करता, आल्दो इसमें क्यूनोलिन या सल्फर लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है, क्या ही करोगे, जेई की माया है, गोली थोड़ी ना मार दोगे, ठीक है, चलता है इतना तो। अब आगे इसकी रिएक्शन करा दी गई किसके साथ, तो आपका हाइड्रोजीन, और हीट किया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, जीन जोन रिएक्शन हो जाएगी। जीन जोन रिएक्शन में क्या बनेगा, जीन जोन रिएक्शन में यहाँ पर, यहीं पे मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है तो ये इधर ही बना देता हूँ। देखिए, पेपर सेटर के माइंडसेट को समझिए, पेपर सेटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, किस तरह की थ्योरी, किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह की रिएक्शन, किस तरह के रीजेंट, किस तरह की ऑथर की बुक आपको पढ़ के जानी चाहिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होगा, मैंने डायरेक्ट वाटर निकाल दिया है, और यहाँ पर आपका जीन जोन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बन रहा है। एक बेंजीन को ऊपर मैंने ले लिया है साइड चेन के तौर पे, ये बन गया बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट ही है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन, एस ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वही प्यारा रीजेंट हमारा टॉलेंस रीजेंट, और टॉलेंस रीजेंट के साथ रिएक्ट करके अगर सिल्वर मिरर बन रहा है तो एस के पास एल्डिहाइड ग्रुप या हेमी एसिटल ग्रुप
या फॉर्मिक एसिड, है ना, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब देखते हैं, वैसे तो ज़्यादा फेमस रिएक्शन एल्डिहाइड की है, क्या एस के पास एल्डिहाइड ग्रुप है? तो एस के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ओ रुक जाइए, एस बना था यहाँ पे, मैंने उसको हटाया है। एस के पास एल्डिहाइड ग्रुप था, क्योंकि रोजनमुंड ने रिडक्शन करके एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट कर दिया था, है ना। ये है एस, तो मैंने रफ कर दिया था, ये है एस। तो अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। देख बी क्या कह रहा है, क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस, क्लोरीन एक्सेस में लिया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में गैमेक्सीन बन रहा है। गैमेक्सीन जेई वालों का बहुत प्यारा कंपाउंड है, गामा पहलवान बना दिया उन्होंने, है ना। देखो कैसे बनता है, क्लोरीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन लेते हैं एक्सेस में, और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फ्री रेडिकल एडिशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेने पर रेडिकल आपके क्या होते हैं, इनिशिएट होते हैं और ताबड़तोड़ अटैक करके बेंजीन के पाई बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, और यहां बन जाता है 1, 2, 3, 4, 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसके बेटा कई सारे नाम है कंपाउंड के। एक है आपका बेंजीन, BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दूसरा आप बोल सकते हो गैमेक्सीन, गामा गैमेक्सीन, ठीक है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है ये। और क्या बोल सकते हैं, लिंडेन और 666, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6 होता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं। तो गैमेक्सीन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि क्यू हमारा बेंजीन तो था। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ क्यू बेंजीन था, तो यस करेक्ट है ये ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। टी इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। टी देखते हैं क्या है। टी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसके हेट्रो एटम पे नाइट्रोजन, देखिए रिंग के स्केलेटन पे नाइट्रोजन बैठा हुआ है, तो यस करेक्ट, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। और इसमें बेटर है कि ये बोलना चाहिए उसे कि ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये और बेटर होता है ना, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक के साथ नेचर वाइज क्या है, एरोमेटिक भी है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, लास्ट में आर ऑन एसिड कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम HCl गिव 9,10 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन। देखिए आर का रिएक्शन एसिड कैटलाइज इंट्रा, आर देखते हैं क्या है यहाँ पर, आर हमारा ये है आर, ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो 0 से ही करनी होती है सभी को, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये आपका आर है, और बेटा इसका क्या करा दिया, डिहाइड्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन ले लिया होगा, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड वगैरह, डिहाइड्रेशन होगा तो बेटा यहीं से होगा, और ये एक एंथ्रोक्यूनोन में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये आपका बन गया एंथ्रोक्यूनोन, एंथ्रोक्यूनोन। और अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसने इसका भी क्या करा दिया, क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHg कंसंट्रेट, और ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्ड को CH2 में, एल्केन में, और इस तरह का एक आपका पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड बनेगा। अब देखिए यहां पे जेई एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट आपको देना चाह रहा है उन बच्चों के लिए जो आने वाले ईयर्स में 2027 और 2028 में ये एग्जाम लिखेंगे। वो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक रिंग की IUPAC नेमिंग पे बात कर रहा है। क्या आपको नेप्थलीन की IUPAC नेमिंग आती है? क्या आपको एंथ्रासीन की IUPAC नेमिंग आती? क्या पायरीन की, क्या एजुलिन की, है ना। इससे एक हिंट मिल रही कि आने वाले ईयर्स में हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि एजुलिन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, बताइए किन पोजीशन पे NO2 बैठेगा। आप समझ रहे हैं किन किन पोजीशन पे NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, है ना, क्योंकि आपको उसने हिंट दे दी है ना।
एंथ्रासीन में बोलते हैं कि नंबरिंग इस तरह से करना चाहिए कि अल्फा को कार्बन को 1 देकर पहले एक रिंग की नंबरिंग करते हुए फिर दूसरी रिंग पे आना चाहिए 5 6 7 8, और बीच वाले गामा कार्बन को 9 और 10 दिया जाता है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा 9 और 10 पे एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया है तो बोलेंगे 9, 10 डाई हाइड्रो एंथ्रोक्यू एंथ्रासीन। अच्छा, और ये क्या बोला 9 डाई हाइड्रोक्सी, अरे ओवेच ग्रुप कहाँ आया है, हाइड्रोक्सी बोलना गलत है, डाई हाइड्रो बोलना चाहिए उसे, इस वजह से ये आंसर गलत है, आईयूपीएसी नेम यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक रिंग की नंबरिंग आईयूपीएसी में नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सर यहाँ पे पानी पी पी के एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन भी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये जीनॉन फैमिली, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ जीनॉन से रिलेटेड है। रिएक्शन ऑफ प्लेटम हेक्साफ्लोराइड विद ऑक्सीजन गैस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड X + Y-। तो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है O2 के साथ, और यहाँ पे बनाया जा रहा है एक आयनिक कंपाउंड। याद कीजिए नोबल गैसों में, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जीनॉन जब रिएक्ट करता है तो बनाता है Xc+ PtF6-। ऐसे ही ये कंपाउंड भी बनेगा, आपका बनेगा O2+, ये कटायनिक फॉर्म में होगा, और PtF6 इसका एनायन होगा। ठीक है, ये एक रेड कलर का कंपाउंड बनता है, और इसके बेसिस पे जीनॉन की रिएक्शन की बात भी करी थी। खैर उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अब आते हैं ऑप्शन पे। ए, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X+ इज 1.5। X+ इसका कटायन है, X+ हो गया बेटा O2+, और O2+ में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, और ये एक डाइटॉमिक आयन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग MOT से निकालेंगे, बाबा BBB AAA, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जब हम लोग 15 न्यूट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग कितने 5, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, और यहाँ पर क्या दिया है 1.5, तो ए इज द रॉन्ग आंसर, ए आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एमओटी भी यहाँ पर आपसे पूछ ली गई, तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, वैलेंस डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इज X+ Y- हैज 5 इलेक्ट्रॉन। क्या XY इस आयनिक कंपाउंड में मेटल कहाँ छुपा बैठा है, ओहो, मेटल उसके एनायनिक पार्ट में, और उसके डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वो पूछ रहा है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। प्लेटिनम बिलोंग करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकिल फैमिली को, निकिल PD और PT, और निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d8। और बेटा निकिल फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने में ही बहुत खूबसूरत है। निकिल का ये होता है ना, और PD का 4s1 4d9, आहो इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ओके, ये बन जाता है 4d10, 5s2 4d10, और इसमें फिर जीनॉन 6। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही जाता है, पहले तो उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन पर निकालेंगे तो ये आएगा X और 6 -1 बराबर -1, X = +5, प्लेटिनम +5 बैठा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। एक S से निकलेगा, बाकी 4 निकलेंगे D से, 9 में से 4 के बचे 5। ओके, मतलब प्लेटिनम +5 कॉन्फ़िगरेशन में D5 कॉन्फ़िगरेशन तो करेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना, ये तो गलत हो गया था, बी सही है। फिर अगला है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 0 पे और चला गया +1 में, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ। और प्लेटिनम चला गया 6 से 5 में, तो प्लेटिनम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और प्लेटिनम रिड्यूस हो रहा है, और इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। जो स्वयं रिड्यूस होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, ये भी सही है। मल्टीपल करेक्ट चॉइस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बेटा बन गया ये। आंसर इसके मल्टीपल करेक्ट है। PTF6 एक्ट एज ए फ्लोरोनेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में PTF6 एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखते हैं क्या सही में फ्लोरोनेटिंग एजेंट है। फ्लोरोनेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सामने वाले पे फ्लोरीन का एडिशन कर देते हैं। तो क्या ये अपने फ्लोरीन इसको दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, O2 में फ्लोरीन नहीं चिपक रहे हैं। इसका मतलब ये फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव इस रिएक्शन में नहीं कर रहा है। आल्दो इसका एक एक्शन होता है कुछ कंपाउंड के साथ, ये फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं कर रहा है, जीनॉन के हैलाइड के साथ करता है, यहाँ नहीं कर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो गया फाइनल, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक भव्य क्वेश्चन आपके सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और रीजन डिफरेंट डिफरेंट रीजन के फंक्शन पे बेस्ड है। देखते हैं क्या है। एमाइड एनिलीन, शुरुआत करिए एनिलीन से, और एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अरे ये तो सिंपल साइड चेन एसाइलेशन है, ठीक है। pyridine बेस है, बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, ये आएगा इसका एक H लेके भागेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक करके खड़ाक से लीविंग ग्रुप को हटाएगा। तो ये आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, ये सिंपल एनिलीन का एसाइलेशन है बेटा। साइड चेन पे एसाइलेशन होगा और इसको बोलेंगे एसिटानिलाइड। ये क्या बन गया बेटा, एसिटानिलाइड। ओके, अगला सेकेंड पार्ट में क्या रीजेंट है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल टेम्परेचर 288, मतलब यहां भी हिंट छुपी हुई है कि मोनो नाइट्रेशन ही कराना है, मोनो नाइट्रेशन। अब देखिए आपका एसिटाइनाइड एम में +M इफेक्ट शो कर रहा है, मींस ये आर्थो पैरा होस्ट है, बट आर्थो थोड़ी सी हिंडर्ड दिख रही है, तो आर्थो पे तो नहीं कराइएगा, पैरा पे होगा सब्स्टिट्यूशन। पैरा बिल्कुल स्टेरिकली फ्री है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाकर आगे बढ़ना है। तो मेजर प्रोडक्ट के केस में आप पर पैरा पोजीशन पे करा दो सब्स्टिट्यूशन। ये बन गया सर, हाँ बिल्कुल, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। ये क्या है सर, अरे सिंपल हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, यहीं से बॉन्ड टूटेगा और एनिलीन ग्रुप रिटेन हो जाएगा, H+OH- डायरेक्ट दे सकते हो है ना। तो एनिलीन और यहां पर NO2, और अगले स्टेप में NaNO2HCl 270 to 278। ये रिएक्शन तो बोर्ड एग्जाम देने वाला बच्चा भी जानता है, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो यहाँ पे वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाना चाह रहा है, जो एनिलीन ग्रुप है ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपका Q। फिर यहां से स्टार्ट किया है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन। व्हाट डू यू मीन सर, ये है क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन को बोलते हैं। क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। और पहले उसका ऑक्सीडेशन किया, फिर हाइड्रोलिसिस। तो पहले एक बहुत फेमस रिएक्शन है क्यूमीन परऑक्साइड, फिनॉल चैप्टर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होके पहले बनाएगा क्यूमीन परऑक्साइड, और हाइड्रोलिसिस से वो क्यूमीन परऑक्साइड रीअरेंजमेंट होगा, फिनॉल अलग एसीटोन अलग। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, फिनॉल भी बनेगा एसीटोन भी बनेगा। अब देखना होगा कि फिनॉल को लेके चल रहे हैं कहीं एसीटोन को तो नहीं लेके चल रहे हैं। अगले स्टेप में NaHCO2 बेसिक मीडियम में कार्बन ओहो कोलबेज रिएक्शन, मतलब वो एसीटोन को नहीं लेके चल रहे हैं। और कोलबे पे क्या होता है कि आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है। पहले तो इसका सोडियम सॉल्ट बनता है, हाँ हाइड्रोलिसिस भी कराई है, तो सोडियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से आप सीधे बना दो सैलिसिलिक एसिड, आर्थो सैलिसिलिक एसिड है ना, और ये स्टेबलाइज हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बन गया।
अब Q के साथ, Q क्या है सर, Q ये देखिए बनाया यहाँ पर, और यहाँ पे इसको यूज करना है, और एक्वस NaOH एल्कलाइन मीडियम है क्या। और देखिए अगर डाइजोनियम सॉल्ट की पैरा पे NO2 बैठा है तो इसका -I-M लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़ा दी है। जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई जाती है तो ये इशारा होता है कि कपलिंग की ओर इशारा होता है, और यहाँ कपलिंग होती हुई नजर आ रही है क्योंकि फिनॉल का ये डेरिवेटिव है, और हाईली एक्टिवेटेड रिंग फिनॉल एनिलीन या उसके डेरिवेटिव कपलिंग रिएक्शन बहुत आसानी से करते हैं। क्या होता है कपलिंग में, फिनॉल की पैरा या आर्थो, पैरा फ्री है तो पैरा से ही वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बन के, और Cl निकल जाएगा और सिंपल एक एजोडाई बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एजोडाई बना देता हूँ, ये बन गया आपका एजोडाई। पैरा पोजीशन से अटैक कराने पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो अटैक, आर्थो से भी हो सकता है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये बन गया, ये आपका TA का एजोडाई है ना, बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर की ये डाई बनेगी, है ना, एजोडाई। क्यों इतना ऐसे कैसे कह सकते हैं ब्राइट कलर की बनेगी, जिस एजोडाई में जितना ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है उसमें डाई का कलर उतना ही ब्राइटनेस आ जाती है, उतना ब्राइट कलर देखने को मिलता है, उतना है ना। देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिख रहा है ना, ऑक्सीजन का लोन पे ये लपक रिंग के छपक खटक, है ना, देखिए बहुत दूर से रेजोनेंस चला रहा है, बहुत हाईली एक्सटेंडेड रेजोनेंस का केस है, बहुत ब्राइट कलर की डाई ड्राई बननी चाहिए। ऑप्शन पे आते हैं, क्या पूछा गया है ए ऑप्शन में, क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल जनरेट एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्यू है क्या, पहले क्यू का चेहरा तो देखा जाए, क्यू है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्यू ये है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हम लोग पैरा नाइट्रो एनिलीन का रिएक्शन एथेनॉल के साथ करा रहे हैं। ये बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, एथेनॉल यहां पर होता है ऑक्सीडाइज, और सामने वाले एनिलीन को करता है रिड्यूस। एक सेकंड फिर से देख लेता हूं, क्यू ये है नीचे वाला, ओके डाइजोनियम सॉल्ट वाला है ना, हाँ क्यू ये है, क्यू हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है और एथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं, तो बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एथेनॉल होगा ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा एसेटल्डिहाइड, और जो दो नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे वो इसका कर देंगे रिडक्शन, सिंपल है ना, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे H आ जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल जनरेट एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओ एरोमेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है, ये तो नाइट्रोबेंजीन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तब बोलते हैं जब बेंजीन से CHO डायरेक्टली बॉन्डेड होता, तो ये रॉन्ग हो गया, ये आंसर गलत है, ये तो नहीं हो सकता। S गिव्स पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट, S क्या था देखते हैं, SSS, ओहो फिनॉल, ये सैलिसिलिक एसिड है, और थैलिन डाई टेस्ट फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट होता है, उसमें फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, आपका सिंपल ये कंपाउंड होता है थैलिक एनाड्राइड, थैलिन डाई इसीलिए बोलते हैं कि थैलिक एनाड्राइड लेते हैं, और यहाँ पे फिनॉल के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, पैरा पोजीशन से रिएक्शन होती है और फिनोथुलिन कलर आपका बनता है, तो फिनॉल के डेरिवेटिव में भी तो रिएक्शन हो जाएगी, पैरा पोजीशन तो फ्री है ना उसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे थैलिन डाई टेस्ट पॉजिटिव आएगा, फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। सी, पी इज द डाई नाइट्रो कंपाउंड, पी देखते हैं पापा जी कहाँ है, पी हाँ पी, अरे इसमें तो एक ही NO2 कह रहा डाई नाइट्रो, अरे गलत बात है ना, ये नहीं होना चाहिए। और टी इज ए कलर्ड कंपाउंड, टी आपका हो वही ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट रेड कलर भी हो सकता है, ब्राइटनेस होगी रेड हो या ऑरेंज, ब्राइट कलर की डाई होगी, तो ये कहना सही है। ठीक है, उसने कलर कंपाउंड बोला है तो ठीक है, एजोडाई कलर होते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, तो फाइनल आंसर हो गया बी एंड डी। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन जिससे देखकर दिल बाग बाग हो गया,
ये इस पूरे पेपर 1 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या है इसमें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया है ना। तो इसको देखते हैं और समझते हैं। हाँ, नेट में एक बार आया है, लेकिन जेई के स्टूडेंट कहाँ नेट के पेपर्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है। पहला मैथ्स जो कॉलम के फॉर्म में है, ये एक आपको ऑक्सिम दिया हुआ है। ऑक्सिम की रिएक्शन ज्यादातर हम लोग एसिडिक मीडियम वाली पढ़ते हैं, बेकमान रिएजमेंट, लेकिन यहाँ पे बेटा मीडियम एसिडिक नहीं है, बेसिक है, तो बेकमान तो नहीं होगा यहाँ पर, ये तो सही हो रहा है। तो क्या होगा, आते हैं देखते हैं, बेसिक समझते हैं कॉन्सेप्ट को। बेस, बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी है, तो सिंपल ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक है, तो बेस यही H लेके भागेगा। अच्छा, फिर ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, एक ये तगड़ा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डेवलप हो गया। और ये जो हेलोबेंजीन है, इसकी पैरा पोजीशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया है। तो यहाँ पे एग्जामिनर कराना चाह रहा है आपका कौन सी रिएक्शन, SN2AR। ओहो, ये इंटरनली अटैक करके वाया मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स इसको हटा के एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनाइन बना के साइकिलाइजेशन करना चाह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया SN2AR। क्या आप ये सोच पाए थे, जिन बच्चों ने ये दिया होगा, क्या यहां तक आप पहुंच पाए थे? अब देखिए यहां पर, देखिए अगर आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो ये ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। हाँ, एक जगह रिंग बनाई है, लेकिन यहाँ तो मेथिल है, तो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, और बेस तो है ही एक्सेस में, तो ये हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे खड़ा और रिंग फिर से खुलेगी, है ना। आप देख रहे हैं कितने प्यार से वो साइनाइड ग्रुप को ला रहा है दोबारा फिर से। तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जिंदाबाद, और O माइनस एक्वा से वाटर तो सॉल्वेंट है, ये H आ गया, तो ये बनता दिख रहा है। और ये यहाँ पे इसमें इसमें दोनों में है ना। कुछ लोगों ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि साइनाइड, क्या साइनाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्वा एनएच लिया गया है। तो आपको ये सभी बच्चों को ये बात मैं बताना चाहता हूँ, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है बेसिक मीडियम में, बट उसमें स्ट्रांगली हीट करने की जरूरत होती है। बिना, अगर वो एसिडिक मीडियम भी रिएक्ट करता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जब बनता है तो हीटिंग की रिक्वायर्ड होती है, हीटिंग यहाँ पर नहीं करी गई है। दूसरा, सेफ और टिकाऊ, यहाँ पर ऑप्शन बताता हूँ, किसी भी ऑप्शन में उसने वो दिया ही नहीं है, एसिड बनाया नहीं है। और अगर आप ऑप्शन पे नजर डालें तो पी का मैच या तो उसने क्यू 2 से कराया या 1 से, या 2 से या 1 से, है ना। मतलब आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ रहे हैं, थोड़ा हिंट छुपी हुई है। आपको पी के रिस्पेक्ट में क्यू और 2 और 1 के बारे में ही सोचना है। तो 2 हमारा ये, 1 ये है, साइनाइड दोनों में जिंदाबाद है, हीट नहीं किया है इसीलिए बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं कराई है। लॉजिक को समझिए, ऑर्गेनिक लॉजिक पे चलती है, कॉन्सेप्ट और प्लस लॉजिक दोनों, रट्टाफिकेशन पे नहीं। और हाँ, ओवे जिंदाबाद, तो ये मैच कर गया किससे, फर्स्ट से, तो पी का मैच हो गया फर्स्ट से। अगर ऑप्शन पे नजर डाले तो 2 ऑप्शन डिलीट होते नजर आ रहे हैं, है ना, एक तो ए हट गया और एक डी हट गया, पी का मैच फर्स्ट तो होगा ही होगा। अब आते हैं बाकी, अब देखो क्यू, क्यू को क्यों चेक कर रहे हैं, है ना, क्यू का तो 2 दोनों में ही है, थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं, आर को चेक कर लेते हैं, उससे आपका फाइनल आंसर तो मिल ही जाएगा। देखो आर आते हैं, आर ये, चलो पी भी क्यू भी देख ही लेते हैं। आप कहोगे सर क्यू क्यों नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो सर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ना, और क्यू आपने किया नहीं, है ना, तो ठीक है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सिजन पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो यहाँ पे सिंपल एसाइलेशन की चाहत है एग्जामिनर की, तो यहाँ पे एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा, यहाँ तक मैं पूरा पेपर डिस्कशन करने के मूड में हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी पूरा पेपर डिस्कस नहीं करके केवल जो सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको कर रहा हूँ डिस्कस। ठीक है,
तो यहाँ पे O और OAC, ठीक है। हाँ अभी रिंग नहीं बनी है, हाँ हाँ रिंग नहीं बनी है अभी ये। अच्छा, अब यहां पर क्या ये अटैक करेगा? देखो बेटा एसी जैसा ग्रुप लग गया, अब इसका लोन पेयर भैया इधर भी जा रहा है और एसी मतलब एसिटिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो गई है, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी हिम्मत नहीं की ये अटैक करके इसको हटा पाए। तो होगा क्या, जो ये बेस लिया है ना, तो वो यहाँ से बेटा ये जो हाइड्रोजन एसिडिक है, आप देख रहे हैं एग्जामिनर में यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा रखा है इसलिए, और ये हटा के इसको फिर अच्छा लीविंग ग्रुप है OAC, ये बेस इसका H निकालेगा, ये सिग्मा इधर बना के पाई बना के इसको हटा देगा, तो ये आपका बन गया फिर क्या 2, है ना। तो दिख रहा है यहाँ पे SN2AR नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल था। अब देखिए समझिए यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड से समझिए यहाँ पर कि इस पॉइंट पर उसने पहले से ही मेथिल को बैठाल दिया है ना। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो बेस क्या करेगा, बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, खड़ाक से वो निकालेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये SN2AR मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे वाया मेजर हैमर कॉम्प्लेक्स ये साइक्लाइजेशन कर देगा। अब मुझे बताइए क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन जिंदा है? नहीं है ना। और जब हाइड्रोजन नहीं है जिंदा, ठीक है, तो बेस यहां से क्या H निकाल पाएगा? बेटा जब H है ही नहीं तो कहां से निकाल लेगा, और H जब नहीं निकाल पाएगा तो साइनाइड ग्रुप नहीं बन पाएगा, यहां तक कि ये रिंग की ओपनिंग भी नहीं हो पाएगी, और एक ही स्ट्रक्चर में केवल रिंग बनी हुई है ना, देख लीजिए, और मेथिल भी बैठा हुआ है, तो ये साफ साफ मैच कर रहा है किससे? 4 से, ठीक है। तो S तो मैच कर ही जाएगा, तो फाइनल हो गया आपका R का मैच 4 से, तो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि नॉर्मल जो हम लोग बुक लगाते रहते हैं इंडियन ऑथर्स की बुक है ना, उसमें रेयरली मिलेगा। हाँ हिमांशु पांडे सर की एक बुक में मुझे क्वेश्चन मिला है, लेकिन वो भी एक पार्ट में है, एक ही पार्ट में है। और एक आशीष मिश्रा सर की एक ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है, उसमें भी इसका एक पार्ट, एक अंश है, ठीक है। तो आपको इन तरह की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, इनको देख के जाना चाहिए, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि पेपर का लेवल डे बाय डे कितना टफ होता जा रहा है, और आपको उसी पेपर जैसा एग्जामिनर सोच के क्वेश्चन को माइंडसेट मतलब एग्जामिनर के अपने माइंडसेट को समझते हुए आपको भी उसी तरह की प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप इन जे एडवांस के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, आज इतना ही है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और पेपर 2 का उसमें करेंगे डिस्कशन, और NSCC के भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 24 इनका भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।